Hello friends, here I am with yet another video. This is regarding सैलरी. देखो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ में. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा आपको एग्ज़ाम में कि एक्सप्लेन डिफाइन सैलरी एंड एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू सैलरी वाइल कंप्यूटिंग इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है, डिफाइन सैलरी एंड एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू सैलरी वाइल कंप्यूटिंग इनकम टैक्स एक्ट. क्या हाउ टैक्स इज़ कैलकुलेटेड ऐसा भी पूछ सकता है अंडर द हेड सैलरी. ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोल डिफाइन कर सकते हैं क्या सैलरी क्या होता है. अट सैलरी इज़ अ फिक्स्ड एंड रेगुलर रिन्यूमरेशन मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई ऑन पीरियोडिक बेसिस. देखो वर्डिंग्स देखो इसमें क्या बोला गया है. इट इज़ अ फिक्स्ड एंड रेगुलर रिम्यूनरेशन मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई ऑन अ पीरियोडिक बेसिस. समझ में आ गया. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया हुआ रेगुलर रिन्यूमरेशन उसको हम बोलते हैं सैलरी. ठीक है. उसके बाद ये सैलरी में क्या इंक्लूडेड है. देखो द एग्जिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय एब्सोल्युटली एसेंशियल. द टर्म सैलरी, ठीक है इधर है ये बता देता हूँ. द टर्म सैलरी इंक्लूड्स बोथ मॉनेटरी पेमेंट्स एज वेल एज नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज़. ठीक है, मॉनेटरी पेमेंट्स में क्या आता है. जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको मिलता है क्या, डियरनेस अलाउंस मिलता है, डीए मिलता है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, अलाउंस मिलता है. और नॉन मॉनेटरी फैसिलिटी मतलब क्या होता है, हाउसिंग अकोमोडेशन मिलता है, सरकारी क्वार्टर मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलते हैं, गाड़ी घोड़ा सब घोड़े के लिए नहीं मिलता, गाड़ी के लिए मिलता है. ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट. सैलरी में इंक्लूड क्या होता है, मॉनेटरी बेनिफिट और नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स. समझ में आ गया. उसके अलावा सैलरी में और क्या इंक्लूड होता है, वेजेस इंक्लूड होते हैं, एन्यूनिटी और पेंशन. देखो पेंशन भी ये सैलरी का पार्ट है, इसलिए आपने देखा होगा पेंशनर भी सैलरी के अंडर आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं. उसके बाद एन्यूटी मतलब वही पेंशन का फॉर्म, दूसरा नाम है एन्यूनिटी. उसके बाद ग्रेचुइटी भी मिलती है, ग्रेचुइटी जो मिलती है वो भी सैलरी में इंक्लूड होगा. उसके बाद फीस, कमीशन, परक्विजिट और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरीज. उसके बाद एडवांस सैलरी आपको मिलती है. ये कब मिलती है, जैसे कि डीए अनाउंस हो गया 6 महीने पहले तो उसका जो एडवांस होगा वो एडवांस ऑफ सैलरी मिलेगा. उसके बाद अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम अनरिकग्नाइज फंड टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड. अगर आपने एक अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आपने पैसा ट्रांसफ़र किया होगा तो वो भी सैलरी का पार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट. उसके बाद आता है लीव एनकैशमेंट. एलटीसी आपने पढ़ा होगा एग्जाम्प्ट इनकम में, लीव ट्रैवल कंसम्पशन वो भी अलाउड है. उसके बाद लीव एनकैशमेंट अलग होता है. लेकिन जैसे देखिए सरकारी कर्मचारियों के लिए 300 दिन छुट्टी साल में अपने सर्विस में होती है, तो ये 300 दिन छुट्टी आप एनकैश कर सकते हो. दैट इज़ कॉल्ड एज लीव एनकैशमेंट. ठीक है. उसके बाद है कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर नोटिफाइड न्यू पेंशन स्कीम. ठीक है, ये मैंने एग्जाम इनकम में आपने पढ़ा होगा. ठीक है, तो आप आंसर कैसे लिखोगे. देखो सैलरी क्या है, सैलरी इज़ अ फिक्स्ड एंड रेगुलर रिम्यूनरेशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई ऑन अ पीरियोडिक बेसिस. सैलरी इंक्लूड्स नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स एज वेल एज नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज़. पेमेंट्स, मॉनेटरी पेमेंट्स क्या होते हैं वो आपने पढ़ा होगा, डीए सैलरी. उसके बाद वेजेस सैलरी में क्या और क्या आता है, पेंशन, ग्रेजुइटी, फीस, कंट्रीब्यूशन, लीव एनकैशमेंट, ये सब आता है. ठीक है. अभी इसके बाद एक कंसेप्ट आता है परक्विजिट. परक्विजिट मतलब क्या, परक्विजिट मतलब सैलरी के अलावा आपको एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल सुविधा जो दी है दैट इज़ कॉल्ड एज परक्विजिट. ठीक है. एज पर सेक्शन 17(2) इससे किस में दिया गया है, सेक्शन 72. परक्विजिट रिफर्स टू एनी कैजुअल एमोलमेंट और बेनिफिट अटैच टू एन ऑफिस और पोजीशन इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस. ठीक है. अभी कोई अधिकारी वर्ग होते हैं या कोई कर्मचारी होते हैं उनको एक एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है. अभी वो एडिशनल कैसे कैसे हो सकते हैं बेनिफिट. देखिए ऑफिसर होने के कारण आपको वैल्यू ऑफ ऑफिसर या एम्प्लॉय होने के कारण वैल्यू ऑफ रेंट फ्री कंसेशनल रेट अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर. ये ज़्यादातर आपको मिलेगा बैंकों में. बैंक में जो ऑफिसर लोग होते हैं उनको क्या दिया जाता है, लीज एग्रीमेंट होता है. मतलब आप अगर एसबीआई में हो, एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर हो तो आपको कहीं भी आप पोस्टेड हो तो आप कौन सा भी घर ये ले सकते हो, रेंट पे रह सकते हो. लेकिन वो रेंट कौन भरेगा, एम्प्लॉयर भरेगा. जो 15,000 होगा, 20,000, 50,000 होगा वो रेंट सब एम्प्लॉयर भरेगा, आपकी नहीं है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ रेंट फ्री कंसेशन रेट अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर. उसके बाद any sum paid by the employer in respect of obligation which was actually payable by the SSE. उसके बाद एमिनिटीज़, वैल्यू ऑफ एनी एमिनिटीज़, ये परक्विजिट में आता है.
ठीक है। एमिनिटीज़ मतलब गार्डन हो गया, जिम हो गया, ये जो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर वो भी आ गया। उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ एनी स्वेट शेयर, वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफिक स्वेट और स्वेट शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉयर और फॉर्मल एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसेशनल रेट। ठीक है। स्वेट शेयर मतलब क्या है, देखिए जो अगर आप इन्फोसिस के एम्प्लॉय हो तो बीच में आपने एक पढ़ा होगा कि इन्फोसिस के एम्प्लॉय को क्या दिया गया था, एक शेयर्स अलॉट किए गए थे इन ल्यू ऑफ देयर ड्यूटी टुवर्ड्स द वर्क और परफॉर्मेंस बेस, दैट इज कॉल्ड स्वेट शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है। द नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन सुपरएनुएशन फंड। ठीक है। और लास्ट में वैल्यू ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, फ्रिंज बेनिफिट और एमनेस्टी, फ्रिंज बेनिफिट और एमनेस्टी। और फ्रिंज बेनिफिट मतलब क्या है कि जैसे कि आपको ये आपके घर से आपके ऑफिस तक लेने जाने के लिए आपको गाड़ी होगी, दैट इज़ कॉल्ड आल्सो एज कैन फ्रिंज बेनिफिट। दिस आर मेनली यूज्ड इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। परक्यूजिट में क्या आता है, परक्यूजिट क्या आता है, एक कैजुअल एमोलमेंट और बेनिफिट अटैच टू ऑफिस। इसमें ये सारे हैं, आपने ABCDEF मैंने अभी बताए, वो आप एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। फ्रिंज बेनिफिट है, स्वेट इक्विटी शेयर्स है, रेंट फ्री अकोमोडेशन है। ठीक है। अभी डिडक्शन फ्रॉम सैलरी इनकम। ठीक है। अब ये सैलरी कंपटीशन करते वक्त क्या होगा, ये आपको कुछ डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला डिडक्शन मिलेगा प्रोफेशनल टैक्स का, नहीं उसके भी पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन का मिलेगा। अब ये इधर सीक्वेंस वाइज दिया है तो मैं एक एक लेता हूँ। एम्प्लॉयमेंट टैक्स लीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हर एक जो एम्प्लॉई को कौन से भी स्टेट में है तो उसको प्रोफेशनल टैक्स करके भरना पड़ता है, प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो साल का वो 2500 है महाराष्ट्र स्टेट में। ठीक है। 200 रुपये आपके कट होंगे और एट द एंड ऑफ लास्ट मंथ 250। तो ये किस में आता है, सेक्शन 16 में आता है, सेक्शन 16(3). आई सपोज सेक्शन 16(3). we will cross check when I later show you the computation. ओके। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये। देखो आपका 10 लाख इनकम है तो ये तो 50,000 आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक को अप्लीकेबल है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो उसको आपको एक एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, लेकिन वो कितना अमाउंट तक मिलेगा, एग्जाम्प्ट है, डिडक्ट कर सकते हो 5,000 तक और 20% ऑफ इस सैलरी विच एवर इज़ लेस। ये इंपॉर्टेंट है, विच एवर इज़ लेस। ठीक है। अभी हमने परक्यूजिट पढ़ा था ऊपर, तो उसके वैल्यूएशन टैक्स कंप्यूटेशन के लिए कैसा होगा वो इसमें बताया गया है। ठीक है। तो सम इंस्टेंसेस ऑफ एग्जाम फ्रॉम टैक्स रेगुलर। ठीक है। पहला एग्जाम है प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। देखो आपके एम्प्लॉयर ने आपको मेडिकल फैसिलिटी दी है तो वो आप एग्जाम इनकम में माना जाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड ये प्रोविज़न होना चाहिए। देखो प्रोविज़न ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, वैल्यू ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इन एनी हॉस्पिटल मेंटेन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, यार लोकल अथॉरिटी। ठीक है। और अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये आपको एग्ज़ाम मिलेगा, इनमें से आप कहाँ भी ट्रीटमेंट लेते हो तो ये आपको एग्ज़ाम मिलेगा। कौन कौन सा, अगर वो गवर्नमेंट से मेंटेन्ड है, लोकल अथॉरिटी या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने उसको अप्रूव किया है तो वो उसमें आप अगर मेडिकल फैसिलिटी लेते हो तो वो एग्जाम पूरा का पूरा जो अमाउंट है एग्जाम मिलेगा। लेकिन बिसाइड एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉय टुवर्ड्स मेडिकल एम्प्लॉय अदर देन एज डिस्कस्ड अबव, इसके व्यतिरिक्त अगर कोई और ट्रीटमेंट आपने लिया है तो सिर्फ आपको 15,000 तक एग्जाम मिलेगा। परक्यूजिट है। ठीक है। दूसरा परक्यूजिट क्या है, ये मैंने बताया था कि एग्जाम्प्ट इनकम के अंडर सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया, इनकम अराइव्ड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। परक्यूजिट अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। ठीक है। आप एग्जाम्प्ट इनकम का वीडियो देख लो, उसमें आपको समझ में आ गया। 10 उसका सेक्शन क्या है, 10(7), 7 मतलब 7 समंदर मैंने बताया था। ठीक है। उसके बाद रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस प्रोवाइडेड बाय जज, प्रोवाइडेड किसको, टू अ जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन। ये भी परक्यूजिट का आप पूरा एग्जाम्शन ले सकते हो। उसके बाद है टेलीफोन, नो परक्यूजिट शैल अराइज। ठीक है। अगर आपको वो टेलीफोन का बिल मिल रहा है तो भी आप वो एग्जाम्प्ट इनकम में, वो परक्यूजिट है तो वो भी आप एग्जाम्प्ट इनकम में ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है अलाउंसेस। देखो ये अलाउंसेस जो है वो सब अलाउंसेस क्या है, टैक्सेबल अमाउंट है, मतलब आपकी सैलरी में इंक्लूड होगी, लेकिन थोड़े कुछ अलाउंसेस है वो आपको एग्जाम्प्ट मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है।
अलाउंसेज इज डिफाइंड एज फिक्स मॉनेटरी बेनिफिट। क्या है ये फिक्स मॉनेटरी बेनिफिट गिवन रेगुलरली बाय एन एम्प्लॉई इन एडिशन टू सैलरी। ठीक है, एज ए जनरल रूल ऑल अलाउंसेज आर इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। मैंने अभी बताया था वो पूरे इनकम में कैलकुलेट होगा। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। पहले तो अलाउंस है हाउस रेंट अलाउंस। देखो HRA गवर्नमेंट सर्वेंट को HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस करके मिलता है। अगर वो क्वार्टर्स में नहीं रहता तो उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है सिटी के हिसाब से। ठीक है, अगर वो बाहर अगर रह रहा है, HRA ले रहा है लेकिन वो बाहर कहीं रेंट पे रह रहा है तो उसको HRA का बेनिफिट मिलेगा, एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेशन क्या है, HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। अगर वो गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहा है तो पूरा का पूरा HRA ये हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो इसके लिए 3 में से अगर गवर्नमेंट क्वार्टर में है तो आपको HRA मिलेगा ही नहीं। तो अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं रह रहे हो तो आपको HRA मिलेगा। और उसका एग्जाम्पशन कैलकुलेशन कैसा है वो देखो। एक्चुअल HRA रिसीव, समझो आपको 10,000 HRA मिल रहा है, दैट इज़ HRA रिसीव। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। आपका टोटल रेंट पेड, समझो साल का रेंट है 1,00,000 रुपये और उसका 10% ऑफ सैलरी जो बेसिक में इंक्लूड होता है। ठीक है, उसका उसके बाद 40% ऑफ डायरेक्ट सैलरी और इन अदर एरियाज़ और 50% इन मेट्रो एरियाज़। इन तीनों में से जो कैलकुलेशन लोवेस्ट होगा वो उतना आपको अमाउंट मिलेगा। समझो आपका HRA मिल रहा है 10,000 रुपये आपको। ठीक है, HRA मिल रहा है 10,000, मतलब साल का कितना हो गया, 1,20,000। अब ये कैलकुलेशन सब करने के बाद आपका वैल्यूएशन आया 1,00,000 रुपये। आपको साल में HRA मिले 1,20,000 और इसके कैलकुलेशन से आया कैलकुलेशन कितना है 1,00,000 रुपये। तो आपको 1,00,000 एग्जाम मिलेगा। तो ऊपर के जो 20,000 है वो आपको सैलरी में इंक्लूड होगा, दैट इज़ टैक्सेबल अमाउंट। उसके बाद लीव ट्रैवल अलाउंस मैंने बोला है LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन। द अमाउंट एक्चुअली इनकर्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ ट्रैवल ऑफ लीव इज़ एग्जाम्ड। ठीक है, कितना भी खर्च किया होगा वो गवर्नमेंट आपको देगा। उसके बाद सर्टेन अलाउंसेज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई आर एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 110(14). 10 किसके बारे में पता है, एग्जाम्प्ट इनकम 10(14). तो ये पूरे हैं, कौन कौन से हैं ये लिस्ट दी गई है, अब एक बार फुल पढ़ लेना। फुल्ली एग्जाम कौन सा है, अलाउंस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आउटसाइड इंडिया सेक्शन 10(7). अलाउंस ग्रांटेड टू हाई कोर्ट जजेस, अभी ऊपर पढ़ा था। सब्सटेंटरी अलाउंस टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, अलाउंस पेड बाय द कंपेंसेटरी अलाउंस। ठीक, उसके बाद रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। देखो अभी क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक प्रोविज़न निकाला। समझो आपका इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम 5,00,000 रुपये है। 5,00,000 क्या है, 5,00,001 रुपये है, 5,10,000 रुपये या 5,01 रुपये। तो आपको रिलीफ दिया जाएगा। रिलीफ कितना मिलेगा, 12,500 का रिलीफ मिलेगा। देखो 5,01 रुपये आपका इनकम हो गया टोटल इनकम, तो 1 रुपये पे आपको 12,500 रुपये भरना पड़ेगा। लेकिन 1 रुपये के 5,00,000 के अंदर अगर आते हो तो 12,500 का आपको बेनिफिट मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज रिलीफ। Where by reason of any portion of an SSC salary being paid in arrears or in arrears, or reason having received in any financial year salary for more than or a payment of leave salary, his income is assessed at a higher rate than at which it would have otherwise been assessed, shall on application made to him grant such leave as prescribed। ठीक है, वही है। जिस देखो इस साल आपको 5,00,000 हो रहा है लेकिन उसके आपके पिछले साल के एरियर मिल रहे हैं, वो सब मिल रहे हैं। तो 89 सेक्शन 89(1) आपको क्या बोलता है, आप वो कंप्यूटेशन कर सकते हो रिलीफ के लिए। वो एक अलग सा कॉलम होता है, आपको हर साल का वो जितना एरियर्स मिला है कंप्यूटेशन भरना पड़ेगा। फॉर्म 10B कुछ तो भरना पड़ता है। सेक्शन 89(1) रिलीफ आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, अभी कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम सैलरी पर्सन का कैसा होगा, अभी इधर को समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक टेबल आपको गया है। देखो पर्टिकुलर्स बेसिक है, DA है, अदर अलाउंसेस, ये टोटल मिला के ग्रॉस सैलरी होगा। उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलेगा, फिर टोटल इनकम आएगा। उसके बाद अदर डिडक्शन है चैप्टर 6 से, जो मैंने आप डिडक्शन का चैप्टर पढ़ाया था उसमें आप देख लेना। 80C to 80U के अंडर जो हर एक मिलेगा वो डिडक्शन करने के बाद आपको फाइनल नेट इनकम आएगा, किस हिसाब से, आपके टैक्स के हिसाब से आएगा। ठीक है, आई होप यू फ्रेंड्स यू अंडरस्टूड। इसको वीडियो को बार बार देखिए फिर आपको ध्यान में आएगा। अभी मैं आपको क्या बताता हूँ कंप्यूटेशन के सैलरी का कैसा होता है। लाइव मेरा एक सैलरी कंप्यूटेशन बताता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो मैंने रिटर्न फाइल किया था, तो उस हिसाब से आपको समझ में आएगा और हर सेक्शन भी समझ में आएगा। एक जस्ट 1 मिनट।
देखो ये देखो मैंने निकाला है, ठीक है। ये इनकम टैक्स इंटीमेशन है, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 जो मैंने रिटर्न भरा था उसका है। सैलरी का हेड कैसे काउंट करती है, देखो ग्रॉस सैलरी कितनी है 8,27,903, ठीक है। उसमें से अभी लेस क्या क्या करोगे, देखो इसमें लिखा है, हमने पढ़ा था अभी, एक मिनट, हाँ, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, वैल्यू ऑफ क्या है ये परक्यूजिट है, वैल्यू ऑफ क्या है परक्यूजिट है। सेक्शन 17(2) इसमें कोई परक्यूजिट होगा तो उसका आपको ऐड करना पड़ेगा। प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी वो भी एग्जाम्प्ट होगा। उसके बाद लेस अलाउंसेज अंडर सेक्शन 10, कौन कौन से जो अलाउंसेज होते हैं एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 वो मैंने लिस्ट दी थी, वो सब एग्जाम्प्ट लेस हो जाएगा इधर से, ठीक है। इसमें मेरा 10,100 लेस हो गया। उसके बाद उस मेरा रिटर्न कितना आ गया, नेट सैलरी कितनी आएगी 817,731, ठीक है। अभी ये पार्ट छोड़ दो, ये पार्ट छोड़ दो, ये मेरा एक्चुअली करेक्ट है कि नहीं उन्होंने दिया था, ये पार्ट देख लो सिर्फ, समझ में आ गया। उसके बाद डिडक्शन अंडर चैप्टर 16, देखो मैंने अभी बताया था अपने को सब एम्प्लॉयज़ को डिडक्शन मिलेगा। 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, एंटरटेनमेंट्स अलाउंस, इसको एंटरटेनमेंट्स अलाउंस नहीं मिलता। 16(2) में है एंटरटेनमेंट्स अलाउंस, और प्रोफेशनल टैक्स मैंने बताया था 16(3) जो 2,500 है वो इधर मिलेगा, ठीक है। तो इन सब को घटा के फिर से मेरा इनकम डिक्रीज़ हो जाएगा कितना 765,231। नेक्स्ट ये हो गया इधर इनकम। अभी हाउस प्रॉपर्टी का कुछ है, रेंट रिसीव्ड वगैरह, एनुअल इनकम जो कैलकुलेशन है मेरा कुछ नहीं है। उसके बाद अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या है, ये देखो मैंने क्या किया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। 3,000 मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक इतना है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट इतना है, इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स रिफंड इतना है, तो टोटल मिला के ये ऐड हो जाएगा मेरा 769, ठीक है। अभी उसके बाद मैं डिडक्शन किसका लूँगा 80C टू 80U, तो 80C में 1.5 लाख तक, 80C में कितने लाख तक 1.5 लाख तक मैंने, एक मिनट, ठीक है। 80C में मैंने कितने लाख दिया 90, उसके बाद 59, 80CC D1 तक हम कितना ले सकते हैं 1.5 लाख तक ले सकते हैं। D2 में 14% मैंने वो वीडियो में दिया है। तो उसके बाद 80TD ये है डिपॉजिट ऑन सेविंग अकाउंट, वो भी मैंने पढ़ाया था। तो इनको सब घटा के मेरा नेक्स्ट कितना आ जाएगा 532,150, ठीक है। उसके बाद 89(1) रिलीफ में अगर मेरा कुछ होगा वो कैलकुलेशन भी मैं कर लूँगा। उसके बाद अभी ये रिबेट जो है ना 87A, अगर मेरा 5 लाख के अंदर आ जाता तो मुझे 12,500 रिबेट मिलता। इधर अमाउंट कितना आ जाता, ये जो रिबेट है ना 5 लाख के अंदर मेरा अमाउंट होता तो 12,500 मुझे रिबेट मिलता। लेकिन क्योंकि मेरा 5 लाख के ऊपर टैक्सेबल इनकम है, वो सब घटा के टोटल मेरा 8-9 लाख रुपए है, लेकिन उसको घटा के मेरा कितना आता है 18,930, तो उस पर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा और फाइनल टैक्स इतना है, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स की नोटिस है, जो हम आप जब भरोगे तो आएगा। तो ये बता रहा है कि आपने कितना भरा था और उस सिस्टम ने क्या कैलकुलेट किया, और उस हिसाब से मेरा एक्यूरेट भरा है, इसलिए मेरा जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी बराबर है, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं होता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, थैंक यू।